वी वर टॉकिंग अबाउट कि किस तरह से ब्रेन केमिस्ट्री जो है अगर नॉर्मल है तो उसको जो है वो डिस्टर्ब किया जा सकता है विद द यूज ऑफ ड्रग्स, लेकिन अगर नेचुरली डैमेज्ड है और उसको ठीक भी फिर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज ड्रग्स। ठीक है, अच्छा तो दोनों ज़रा पर्सपेक्टिव्स को देखते हैं कि कब ये मेडिसिन ड्रग्स जो हैं वो एज अ जो है वो ड्रग के तौर पे लोग ले सकते हैं, तब क्या होता है, और जब मेडिसिन के तौर पे लेते हैं तो फिर क्या होता है। ठीक है, तो इनके क्या फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल जो है वो इफेक्ट्स होते हैं। तो इंटरेस्टिंग डिस्कशन होती है हमेशा इस चैप्टर की। तो कोशिश हम करेंगे कि हम 2 मॉड्यूल्स आज पढ़ पाएँ, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3, क्योंकि मॉर्निंग को आज मैंने मॉड्यूल 3 भी कंप्लीट करवा दिया है। उनकी परसों मेरे साथ मेकअप क्लास हो गई थी जो कि लास्ट थर्सडे को नहीं हुई थी। तो फिर कोशिश हम करते हैं कि हम जो है वो मॉर्निंग के साथ साथ ही चलें। अच्छा जी, तो ड्रग्स की बेटे अगर टाइप्स की बात की जाए ना तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया ऑथर ने। द फर्स्ट वन इज स्टिमुलेंट, ठीक है, और सेकंड वन है हेलुसिनोजेंस, उसके बाद डिप्रेसेंट्स हैं एंड नार्कोटिक्स हैं, और फिर मैरिजुआना है। अच्छा बेटे, हाउ डू दीज ड्रग्स अफेक्ट आवर ब्रेन केमिस्ट्री, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल यू आर टाइपिंग ऑन अ लैपटॉप, ठीक है, आप अपनी एक असाइनमेंट बना रहे हैं, सही है, और यू आर टाइपिंग अ वर्ड ब्रेन, BRAIN उसके स्पेलिंग्स हैं, और एज यू आर टाइपिंग फॉर द लास्ट 3 आवर्स और 4 आवर्स, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप BRAIN की बजाय BRAN लिख दें। ठीक है, एक वर्ड जो है वो आप स्किप, सॉरी एक लेटर जो है वो आप स्किप कर दें, BRAN आप लिख दें। तो क्या ये ब्रेन के कंप्लीट स्पेलिंग होंगे? डेफिनेटली नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरह से बेटे एक और भी पॉसिबिलिटी है, वो ये कि आप BRAIIIN जो है वो टाइप कर दें, 2 दफ़ा आपने आई जो है वो ज़्यादा टाइप कर दी है। ठीक है, तो एक दफ़ा डेफिशिएंसी होगी, दूसरी दफ़ा जो क्या है वो आपने ज़्यादा लेटर जो है वो टाइप कर दिए। तो दिस इज़ हाउ ड्रग्स अफेक्ट आवर ब्रेन केमिस्ट्री। ठीक है, वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को या रीअपटेक को या तो कम करके डिस्टर्ब करेंगे, या उनकी रिलीज को, रीअपटेक को या अटैचमेंट को ज्यादा करके अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो दोनों सूरतों में आप मुझे बताएं कि नॉर्मेलिटी एस्टेब्लिश रहेगी। क्लास, आर यू लिसनिंग मी? Yes, ma'am. ओके, तो बेटे व्हाई आर यू सो क्वाइट ऑल ऑफ यू? केयरफुली सुन रहे हैं मैम सब। ओके, गुड। तो बेटे देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिए हैं। स्टिमुलेंट्स, नार्कोटिक्स हैं, हेलुसिनोजेंस हैं, डिप्रेसेंट्स हैं और मैरिजुआना है, जो कि हम इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे। अच्छा, वी विल स्टार्ट विद द स्टिमुलेंट्स, और स्टिमुलेंट्स को बेटे हम थोड़ा सा एक जो कॉमनली यूज्ड स्टिमुलेंट है ना उससे उसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, सो दैट वी कैन डेवलप एन इंटरेस्ट। ठीक है, और हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो शुरू से ही थोड़ी बेहतर हो जाए, तो समझना हमें फर्दर आसान हो जाए। अच्छा बेटे, हाउ मैनी ऑफ यू पीपल टेक टी? हैबिचुअली आप लोग में से कितने लोग चाय पीते हैं? मैम सारे ही पीते हो। जो एक पीते हैं ना उसको लगता है सारे ही पीते होंगे। अच्छा, तो मैम मैं तो सीजनल पीता हूँ, सर्दियों में पीता हूँ, गर्मियों में नहीं पीता। सही है। अच्छा बेटा, जो लोग हैबिचुअल चाय पीते हैं वो रिपोर्ट करें कि व्हाट हैपन्स टू देम अगर वो किसी दिन चाय ना पी सकें।
कोई नहीं बोल रहा, लेकिन मैम मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं कि उनके सर में दर्द होती है जो चाय नहीं पीते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं ना ऐसा करती हूँ कि आप लोगों को सॉरी साथ साथ रोल नंबर्स नोट करती हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट सेमेस्टर में भी यही प्रैक्टिस की थी कि जो क्लास पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, उनके रोल नंबर्स नोट करके और उनके सेशन मार्क्स जो हैं वो अच्छे होते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में ज़ाहिर है सेशन मार्क्स उस तरह से हम एलोकेट नहीं कर सकते कि प्रेजेंटेशन होंगी आपकी है सेक्शन सेशन मार्क्स के लिए, क्लास पार्टिसिपेशन भी होती है। मैम आपके तो इंटरनेट में थोड़ा उसी सा के इशू मैम है, बीच बीच में कट लेते हो आवाज। पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैम पार्टिसिपेशन तो अभी कर लेते, अभी घर अभी किस यूनिवर्सिटी से घर जा रहे हैं, वो फीस स्लिप जमा करवा के, इस वजह से इशू हो रहा है। अच्छा अच्छा, आज आप लोग की फीस जमा होनी थी। चला जी यस मैम, मैम लास्ट डेट है। ठीक है बेटे, फिर अगर कोई जा रहा है ना, ट्रेवल कर रहे हैं, तो फिर आप लोग सिर्फ सुनते रहें, ठीक है। और जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो जरूर करें फिर पार्टिसिपेट। सही है, तो इट्स गुड कि आप लोगों ने बता दिया है कि आप लोग जो है वो फीस जमा करवा के घर जा रहे हैं। ओके, आप करवा आपने बेटे मेरे साथ लिस्ट शेयर की है। ठीक है, आई थिंक मैसेज आया हुआ है आपका। ठीक है जी मैम, मैंने कर दी है। ओके। मैम एक मेंटल इलनेस की सिचुएशन होती है, हेल्यूसिनेशन। तो मैम वो भी ड्रग एडिक्टेड जो पर्सन है उन्हीं में होती है वो, तो अक्सर देखने नहीं में नहीं मिलता है कि जी मैम। नहीं बेटे, ऐसा नहीं होता। जो हेलुसिनेशंस और डिल्यूशंस होते हैं ना, दीज आर सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, एंड स्किज़ोफ्रेनिया इज अ डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, जिसमें विदाउट एनी स्टिमुलस जो है लोग उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज नो वन इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन, लेकिन उसके बावजूद वो क्लेम कर रहे हैं कि मैं सामने अपने किसी को देख रहा हूँ, ठीक है, या मुझे कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, और इस तरह से ना। तो दिस इज स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली। लेकिन ड्रग्स की एक कैटेगरी ज़रूर है जिसको हेलोसिनोजीन्स कहते हैं, ठीक है, और हेलोसिनोजीन्स की वजह से वो हेलोसिनेशंस वाले थोड़े से सिम्टम्स जो है ना उस पर्सन में आ जाते हैं जो कि इस ड्रग को ले रहा होता है, लेकिन वो उतने स्पेयर नहीं होते जितने के वो डिसऑर्डर के होते हैं, ठीक है। और मैम इल्यूजन के बारे में, सॉरी, एक तो हो गया ना हेलुसिनेशन हो गया, और एक इल्यूजन हो गया ना। डिल्यूजन इसके मैम दो ये सिम्टम्स काइंडली होते हैं, रो हेलुसिनेशंस और नंबर डिल्यूजन। 249 को ऐड कर दें, मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट किया है। 249। अच्छा, उधर से बेटे मुझे माइक ऑफ करना पड़ता है फिर, एक मिनट। अच्छा जी, तो बात बेटे हम कर रहे थे स्टिमुलेंट्स की, और स्टिमुलेंट्स मैंने आपको भी आपसे ही क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मैनी ऑफ यू पीपल टेक टी, और एक ज़रूरत के तौर पे जो है वो लेते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो जो लोग बेटे इस तरह से लेते हैं ना, हैबिचुअल होते हैं, दिन में 2 कप या 3 कप तो कंपल्सरी है मिनिमम, तो वो अगर किसी दिन नहीं लेते तो दे डू फील लेथार्जिक, ठीक है, और इनएक्टिव फील करते हैं, कोई काम उनसे नहीं हो पाता, रूटीन उनकी डिस्टर्ब होती है, और जैसे वो चाय पीते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं। तो स्टिमुलेंट्स आर बेसिकली दिस काइंड ऑफ ड्रग्स, कि चाय में भी कैफीन होती है, ठीक है, तो कैफीन भी बेसिकली एक स्टिमुलेंट ही है। और स्टिमुलेंट्स आर ड्रग्स दैट इंक्रीज एनर्जी, अलर्टनेस एंड एक्टिविटी। और इसमें से बेटे जो कुछ कुछ ड्रग्स है ना स्टिमुलेंट्स में, वो ये है, एम्फिटामिन है, मेथाम्फिटामिन है, और कोकेन है। अच्छा, ये करती क्या है तीनों ड्रग्स? ये बेसिकली हमारे ब्रेन की उस प्रोटीन को ब्लॉक कर देती हैं जो कि इसकी रीअपटेक को के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डोपामिन और सीरोटोनिन की, ठीक है। ये इस तरह से ये इसका है बेसिकली
के रीअपटेक को ब्लॉक कर देती हैं किस किस की, डोपामिन और सीरोटोनिन की। ठीक है। अच्छा, अब बेटे डोपामिन और सीरोटोनिन की जब रीअपटेक जो है वो स्टॉप हो जाएगी तो व्हाट विल हैपन। फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग अ सेविंग विद यू, और उस सेविंग में से जो है वो आप थोड़ा थोड़ा करके खर्च करते रहते हो और उस सेविंग में और मजीद कुछ रखते नहीं, तो एक दिन क्या होगा कि आपका जो है बॉक्स वो खाली हो जाएगा सेविंग्स वाला। ऐसा ही होगा ना? जी मैम। और फिर टाइम डेफिनेटली दोबारा लगेगा उसको फिल करने में, लेकिन जब तक वो दोबारा वो टाइम नहीं आता तब तक आपका बॉक्स जो फुल रहेगा, आपके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो आप थोड़ा सा जाहिर है मुश्किल आपको पेश आएगी। तो सिमिलरली बेटे होता ये है कि आइडियली डोपामिन और सेरोटोनिन जितना यूज होना होता है ना, होने के बाद बाकी जो बच जाता है उसका रीअपटेक हो जाता है, वापस अपने न्यूरॉन के पास चला जाता है, तो जब दोबारा जरूरत होती है तो फिर वो रिलीज हो जाता है, और इस दौरान नया जो है वो भी बनता रहता है आस्ता आस्ता। ठीक है। लेकिन जब स्टिमुलेंट्स लेते हैं ना कोई भी पर्सन, चाहे वो चाय हो, अब देखो कॉमनली यूज पे स्टिमुलेंट्स हैं, चाय है, चॉकलेट है, जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो सारे के सारे स्टिमुलेंट्स हैं। ठीक है। उसके बाद ये कुछ हमने पढ़ी है, एम्फेटामिन है, मेथएम्फेटामिन है और कोकेन है। अच्छा, अब ये बेटे सारी चीजें करेंगी क्या कि ये हमारा डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज हुआ, उसका रीअपटेक होना चाहिए था, इन्होंने नहीं होने दिया, जिसकी वजह से हमारा वो जो एक्स्ट्रा सेरोटोनिन या डोपामिन था वो वेस्ट हो गया। ठीक है। और हमारे पास स्टॉक में जो है वो नहीं बचा, जिसकी वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट होती है हमारी ब्रेन केमिस्ट्री में। और जब लेते हैं स्टिमुलेंट्स तो उस वक्त तो हम बहुत ज्यादा एक्टिव फील करते हैं, अलर्ट फील करते हैं, ठीक है, एनर्जेटिक फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रूटीन से ज्यादा डोपामिन और सेरोटोनिन मिल रहा होता है जो कि हमें एक्टिव बनाता है, जो हमारे मूड को अच्छा करता है। ठीक है। लेकिन जब बेटे इनका इफेक्ट खत्म हो जाता है, पास स्टॉक में भी खत्म हो जाता है डोपामिन और सेरोटोनिन, और उसको बनने के लिए टाइम, तो फिर मीनवाइल वो टाइम जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता तो हम क्या फील करते हैं? लिथार्जिक फील करते हैं। ठीक है। थके थके महसूस करते हैं, कोई काम करने को दिल नहीं करता, और सारी वो सिम्टम्स जो कि उस पर्सन को आती है ना जो चाहे हैबिचुअली पी रहा होता है और किसी दिन अगर ना पिए तो होता है, वो सारी सिम्टम्स उसमें जो है वो आती हैं। ठीक है। अच्छा, अब बेटे कुछ जो है जैसे कोकीन इधर उन्होंने बता दिया हुआ है कि इसकी कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे पाउडरी फॉर्म में भी है, क्रैक कोकीन भी जो है वो भी मिलती है। ठीक है। फ्री बेस कोकीन भी जो है वो लोग यूज करते हैं। तो ये सारी की सारी जो है कोकीन की टाइप्स हैं। अच्छा, उसके बाद बेटे बिहेवियरल इफेक्ट्स जो स्टिमुलेंट ड्रग्स के हैं वो डिपेंड करता है कि डोज किसने कितनी ली है। अगर तो लो लेवल लिया है, बहुत थोड़ी सी डोज ली है, तो उसकी वजह से अटेंशन इंक्रीज होती है, और ये मेडिसिन के तौर पे उन लोगों के लिए यूज की जाती है जो कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर को फेस कर रहे होते हैं। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर बेटे इट्स अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर जिसमें फोकस करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ स्टूडेंट इन द क्लास हु इज अनएबल टू फोकस ऑन द लेक्चर। वो सिर्फ खुद उसके लिए मुश्किल नहीं है बल्कि उसने दूसरी क्लास को भी डिस्टर्ब किया हुआ है। ठीक है। और जो है एक काम शुरू करेगा वो खत्म नहीं होगा तो दूसरा कर लेगा, दूसरा शुरू करे खत्म नहीं होगा तो तीसरा कर लेगा। तो दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी खासतौर पे ये बच्चों में होता है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। तो उनको ट्रीट करने के लिए ऑथराइज्ड जो है पर्सन, उसकी प्रिस्क्रिप्शन की बेस पे लो डोज जो है वो दी जा सकती है अटेंशन को उसके लिए इंक्रीज करने के लिए। लेकिन अगर जो है इसकी हाई डोज दी जाती है जैसे एम्फेटामिन और कोकीन की है, तो उसकी वजह से कंफ्यूजन होती है, इम्पेयर्ड अटेंशन होती है और इम्पल्सिवनेस होती है। ठीक है। फिजिकल इफेक्ट्स इसके क्या होते हैं कि हाई हार्ट रेट हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, रिस्क ऑफ कन्वर्शंस किसको कहते हैं कन्वर्जन्स? ठीक है, लंग डेंगू। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटे फिर फर्दर जो है वही बात बताई गई है जो पैराग्राफ में वो सारी बात बताई गई है। कोकेन के बाद एक दूसरी ड्रग मिथाइल फेनिडेट रिटालिन, ठीक है, इसका जो है वो नाम है, मार्केट नेम है, और ये जो है अगेन इसको यूज़ किया जा सकता है एज अ मेडिसिन भी, लेकिन फिर वही बात कि कोई ऑथराइज्ड पर्सन जो है इसको प्रेस्क्राइब करे, अदरवाइज नहीं।
और अगर इसको कोई ड्रग के तौर पे लेता है तो डेफिनेटली उसके फिर सर्टेन बिहेवियरल और फिजिकल इफेक्ट्स जो हैं वो होते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटे टोबैको इट डिलीवर्स निकोटीन। निकोटीन इज एन अदर टाइप ऑफ स्टिमुलेंट जो कि वेकफुलनेस और अराउजल को इंक्रीज करती है, और एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को जो है वो डिस्टर्ब करती है। ठीक है, तो हेयर आर सम टाइप्स ऑफ स्टिमुलेंट्स जो हमने पढ़ी है: एम्फेटामिन, मिथाइल फेनिडेट, कोकेन, निकोटीन। ठीक है, और इनका इफेक्ट क्या होता है कि हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके रीअपटेक को ये ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, बेसिकली उस प्रोटीन को ब्लॉक करती हैं जिसकी वजह से रीअपटेक हो रहा होता है, और फिर उसके सर्टेन फिजिकल और बिहेवियरल इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटे हेलुसिनोजेंस है। ठीक है, और इट्स एन अदर टाइप ऑफ ड्रग, और इसके इफेक्ट्स जो हैं माइल्डर हेलुसिनेशंस होते हैं, सेंसरी डिस्टॉर्शंस होती हैं। ठीक है, अब सेंसरी डिस्टॉर्शंस क्या होती हैं कि बेटे हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? आइज़ हैं जिनसे हम देखते हैं। ठीक है, और फिर स्किन है हमारी जिससे हम टच करते हैं, स्मेल करते हैं। ठीक है, और हियरिंग की सेंस है हमारी। ठीक है, तो सेंसरी डिस्टॉर्शंस होती हैं इन ड्रग्स की वजह से। फॉर एग्जांपल आपके देखने के मतलब ठीक तरह से आपको दिखाई नहीं दे सकता, धुंधलाहट होगी। ठीक है, या कोई ठीक बात सुनाई नहीं देगी इस तरह से, और ये सारी सिम्टम्स आती हैं हेलुसिनोजेंस के लेने की वजह से, और इनको साइकेडेलिक्स भी कहा जाता है। कुछ को जो है वो मशरूम या प्लांट से ड्राइव किया जाता है, और कुछ को जो है वो बनाया जाता है खुद। अच्छा, लेकिन ये हेलुसिनेशन जो है बेटे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने के स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम के तौर पे होते हैं। ठीक है, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया था जब किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि हेलुसिनेशन जो है वो इसकी किसी ड्रग की वजह से होते हैं या कोई और डिसऑर्डर है, तो मैंने आपको बताया था कि स्किज़ोफ्रेनिया इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसकी मेन सिम्टम्स ही दो हैं, हेलुसिनेशंस और डिल्यूशंस। ठीक है, तो इसमें भी हेलुसिनेशंस होते हैं लेकिन वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने के उस डिसऑर्डर के होते हैं। अच्छा, अनरियल जो है वो सेंसरी एक्सपीरियंस हो सकता है, और सडन इमोशनल चेंजेस हो सकती हैं, ड्रीम लाइक स्टेट होती है, और इंटेंसिव मिस्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो होता है ड्यू टू द हेलुसिनोजेन। ठीक है, और एक हेलुसिनोजेन की एग्जांपल है LSD। ये है हमारे पास लाइजर्जिक एसिड डाइथाइल अमाइड। ठीक है, और ये सेरोटोनिन की जो है वो रिलीज को डिस्टर्ब करती है। देयर इज एन अदर टाइप ऑफ ड्रग जिसको हेलुसिनोजेंस के तौर पे लिया जाता है, MDMA, मिथाइलिन डाइऑक्सी मेथएम्फेटामिन। ठीक है, इसको एक्सटेसी ड्रग भी कहा जाता है, और मतलब वही बात है ना कि ड्रीम लाइक स्टेट में जो है वो लोग खुद को फील करते हैं व्हेन एवर दे डू टेक हेलुसिनोजेंस, और मेनी यंग एडल्ट्स यूज MDMA एट पार्टीज टू इंक्रीज देयर एनर्जी। लेकिन जैसे ही बेटे हेलुसिनोजेंस का इफेक्ट जो है वो खत्म होता है तो हाउ डू पीपल फील डिप्रेस्ड एंड लेथार्जिक, और इट इंक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर समटाइम्स टू डेंजरस लेवल्स। ठीक है, और सम स्टडीज हैव रिपोर्टेड persisting depression, anxiety and memory loss in heavy users of MDMA। अब देखें इसकी वजह से डिप्रेशन लोगों को फेस करना पड़ सकता है, एंजाइटी और मेमोरी लॉस। ठीक है, और although it's not certain how much of the damage comes from and how much from the other drugs, लेकिन डैमेज जो है वो यकीनी तौर पे होता है। और अगर इसका एक दूसरा जो है वो क्या है रिस्क, another risk is that MDMA in combination with its breakdown products can produce liver damage, especially when they are combined with elevated body temperature। ठीक है, तो definitely there are certain physiological and behavioral effects of all these drugs even when someone is taking it as a medicine। ठीक है, तो जब वो मेडिसिन के तौर पे ले रहा होगा डैमेज ये फिर भी होगा, लेकिन वो कंट्रोल्ड डोज होती है, एक कंट्रोल्ड पीरियड के लिए होती है, एंड डॉक्टर नोज वेल कि किस पर्सन को कितनी डोज कब और कितनी देर के लिए देनी है। ठीक है, लेकिन अदरवाइज अगर खुदा न खास्ता कोई इसको एज अ ड्रग ले रहा है तो उसको ये सर्टेन उसके साइड इफेक्ट्स के फेस करने, साइड इफेक्ट्स नहीं इसके हार्म्स हैं बेसिकली। ठीक है, अच्छा उसके बाद है बेटे अनदर टाइप ऑफ ड्रग। जी बेटे किसने कुछ पूछना है? जी मैम, एक क्वेश्चन है कि जो हम जब चाय पीते हैं उसके बाद हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो वो भी ये सीरोटोनिन की वजह से होती है? डिहाइड्रेशन
जी मैम। हाँ, डिहाइड्रेशन जो है सीरोटोनिन की वजह से होती है। मैम पूछ रही हूँ। नहीं, वो तो उसके बेटे, हाँ वही कैफीन होती है, कैफीन चाय में। हाँ, तो वो बेटा उसकी वजह से होगी। ठीक है, उसकी वजह से, सीरोटोनिन की वजह से नहीं होगी। ठीक है, जो अपने कंपोनेंट्स है ना उसकी वजह से होगी। ठीक है, ओके मैम। अच्छा जी। उसके बाद बेटे डिप्रेसेंट्स हैं, और दिस इज एन अदर टाइप और कैटेगरी ऑफ ड्रग्स। और इसके जो है ना अपोजिट इफेक्ट्स होते हैं उसके स्टिमुलेंट्स के, अगर हम देखें तो। ठीक है, स्टिमुलेंट्स में क्या होता है कि वो एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, एक्टिव करते हैं, अराउजल इंक्रीज करते हैं। डिप्रेसेंट्स जो है उसके अपोजिट जो है उनका काम होता है, दे डिक्रीज अराउजल सच एज अल्कोहल और एंक्सोलिटिक्स। ठीक है, और एंजाइटी रिड्यूसिंग फॉर एग्जांपल ड्रग्स हैं। और अगर हम हिस्ट्री देखें अल्कोहल की तो इट्स वेरी ओल्ड हिस्ट्री। जैसा कि एक जार जो है यहाँ पर ऑथर ने हमारे साथ शेयर किया है कि इट वाज फाउंड इन एन इरानियन विलेज, और उसको जो है जार के बॉटम में जो है एक येलोश सा रेजिड्यू था, और जब उस रेजिड्यू का केमिकल एनालिसिस किया गया तो इट वाज फाउंड दैट के ये एक वाइन वेसल था। ठीक है, और जार जो है बेटे वो कितना पुराना था, ऑलमोस्ट 5500 टू 5400 BC। और तो इट्स मीन कि इट्स नॉट अ न्यू ड्रग, बल्कि ये एक पुरानी, मतलब बहुत पुरानी, मतलब बहुत अरसे से लोग जो है उसको यूज़ करते चले आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फर्दर उसके जो है वो बताया हुआ है कि अल्कोहल बेसिकली है क्या, लेकिन हमें उसके, जी ओके ठीक है। अच्छा, तो हमें जो बेटे इसके हैं बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जो हैं वो चाहिए। ठीक है, तो अगर ज़्यादा अमाउंट ली जाती है अल्कोहल की तो रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स इंक्रीज हो सकते हैं, इंक्लूडिंग एग्रेशन। ठीक है, बाय एक्सप्रेसिंग द फियर एंड इनहिबिशंस, ये सारा कुछ। लेकिन साथ ही साथ और क्या होता है कि इट सप्रेसेस आल्सो ब्रीदिंग, हार्ट रेट। ठीक है, टू आर डेंजरस डिग्री। एक्सेसिव यूज जो है उसकी वजह से डैमेज हो सकता है लिवर एंड अदर ऑर्गन्स। तो ये सारे के सारे डैमेज जो हैं ये किसकी वजह से हैं, ये सिर्फ अभी अल्कोहल के हम पढ़ते हैं। ठीक है, और उसके अलावा कुछ आगे फिर डिप्रेसेंट्स हैं जैसे एंक्सोलिटिक ड्रग्स और ट्रैंक्विलाइजर्स। अच्छा, एक और बात कि इनको ना मेडिसिन के, ट्रैंक्विलाइजर्स को मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। कुछ लोग होते हैं जो कि ले रहे होते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स या स्लीपिंग पिल्स जो ले रहे होते हैं। ठीक है, वो जो स्लीपिंग पिल्स है ना वो भी बेसिकली ट्रैंक्विलाइजर्स ही होते हैं, या पुरस्कून अद्वियात कुछ लोगों को दी जाती हैं, खासतौर पे जो बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं और उनकी एंजाइटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसको कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, वो खुद से कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते और कोई थेरेपी जो है वो उन पर इफेक्ट नहीं कर रही होती, तो फिर उस केस में उनको ट्रैंक्विलाइजर जो है वो प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। ठीक है, तो पेन किलर्स भी इसमें आते हैं। पेन किलर जो है ना बेटे वो नार्कोटिक्स में फॉल करेंगे। ठीक है, अभी हम नार्कोटिक्स पढ़ते हैं ना तो उसमें हम देखेंगे कि वो एज अ पेन किलर यूज होते हैं। अच्छा, उसके बाद हाँ, इसके हमने बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जो हैं वो देख लिए। और एक दूसरी ड्रग जो है वो डेट रेप ड्रग के तौर पे भी यूज़ होती है, और इसको बनाना इवन जो है वो इतना आसान है कि हाउस होल्ड में जो आपके किचन में चीज़ें कुछ मौजूद है ना उनको आप मिक्स करें तो वो बन जाएगी। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद है नार्कोटिक्स। और नार्कोटिक्स इट्स एन अदर टाइप ऑफ ड्रग जो कि इसके जो इफेक्ट्स या आउटकम्स हैं वो ड्राउजीनेस है, इनसेंसिटिविटी टू पेन है, एंड डिक्रीज्ड रिस्पॉन्सिवनेस है। ठीक है, तो ये बेटे सारी वो सिम्टम है कि इफ़ समवन इज टेकिंग अ पेन किलर तो ऐसा ही होता है ना कि ड्राउजीनेस फील होती है और पेन जो है वो कम हो जाती है। उसके अलावा रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो
आप लेस एक्टिव जो है वो हो जाते हैं, लेस रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, ठीक है। और नेचुरल ड्रग्स ड्राइव फ्रॉम द ओपियम और सिंथेटिक ड्रग्स विच विद द केमिकल स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग नेचुरल ओपिएट्स, ये दोनों तरह की हो सकती हैं, मतलब खुद भी बनाई जा सकती हैं, मतलब उसमें मेडिसिन के तौर पे, या इनको ड्राइव किया जाता है एक सर्टेन प्लांट से, ठीक है। और डेफिनेटली इफ यू आर फीलिंग रिलीफ फ्रॉम द पेन, तो people will feel happy, warm and content with little anxiety or pain. और morphine जो है it has an important medical use as a painkiller, morphine, ठीक है। तो एक important painkiller के तौर पे इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे इसके आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो ब्रूफेन टैबलेट नहीं होती, वो आई थिंक इस फैमिली में फॉल करेगी। ब्रूफेन सुना है आपने? यस मैम। यस मैम। तो आई थिंक वो इस फैमिली में फॉल करेगी, ब्रूफेन जो है। अच्छा, और हाँ, हमारी बॉडी में एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है, ओपिएट ड्रग्स एच एस, आगे कुछ और जो है वो ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे मॉर्फिन है, हीरोइन है, मेथाडोन है, कोडीन है, और ये सारी, ठीक है। अगेन दे चेंज आवर ब्रेन केमिस्ट्री। अच्छा, उसके बाद जो हमारा नेचुरल पेन किलर है ना हमारे पास, जो अल्लाह ताला ने खुद हमें दिया हुआ है, वो एंडोर्फिन है, ठीक है। तो यही वजह है कि हम कुछ हद तक जो है वो पेन को बर्दाश्त कर पाते हैं विदाउट एनी मेडिसिन, लेकिन जब उस लिमिट से एक्सीड करती है पेन, तो फिर हमें पेन किलर लेनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटे जो लास्ट हमारे पास ड्रग है डिस्कस करने के लिए कैटेगरी, दिस इज मैरिजुआना। और इसको क्लासीफाई करना थोड़ा मुश्किल है कि ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा, क्यों? क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो ऊपर वाली 3-4 जो हमें पड़ी हैं कैटेगरीज, उन सब से मिलती जुलती हैं, तो इसलिए इसको किसी एक कैटेगरी में नहीं रखा ऑथर ने, इसको सेपरेटली जो है वो डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये निकोटीन की तरह जो है वो उसको पेन से रिलीफ देता है, ठीक है, और हेलोसिनोजीन्स की तरह इसके सेंसरी डिस्टॉर्शंस लोग फील करते हैं, ठीक है, और अल्कोहल की तरह इसका जो है वो कामिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इस वजह से ऑथर ने इसको किसी एक कैटेगरी में जो है वो नहीं रखा। अच्छा, आप लोग ऐसा करें कि बेटे इसको ज़रा पढ़ें, ठीक है, और 2 मिनट में, आफ्टर 2 मिनट्स वी विल रेज्यूम आवर क्लास। अच्छा बेटे, इसके फर्दर जो है कुछ इसके मेडिकल यूजेस भी डिस्कस किए गए हैं मैरिजुआना के, और कुछ इसके हार्म्स जो है वो भी डिस्कस किए गए हैं। मेडिकल यूजेस, डेफिनेटली इफ समवन इज नीडिंग हेल्प इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, तो अ डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब। और जो है मेडिकल यूजेस, पोटेंशियल मेडिकल यूजेस हैं, ठीक है। इट रिड्यूसेस नॉजिया, स्प्रेसेस ट्रेमर्स, और रिड्यूसेस प्रेशर इन द आईज एंड डिक्रीजेस सेल लॉस इन द ब्रेन आफ्टर स्ट्रोक। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट यूजेस हो इसके मेडिकल हैं, अगर किसी को चाहिए तो उसको मेडिसिन के तौर पे प्रिस्क्राइब की जाएगी, ठीक है। लेकिन इसको बेटे एक गेटवे ड्रग भी कहा जाता है। गेटवे ड्रग इस वजह से कहा जाता है कि इफ समवन स्टार्ट्स विद द मैरिजुआना, एडिक्शन उसकी जो है वो इससे फॉर एग्जांपल स्टार्ट होती है, तो फिर उसके लिए दूसरी ड्रग्स की तरफ मूव करना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो अब ये बेटे इंपॉर्टेंट जो इसकी मैरिजुआना के कुछ इंपॉर्टेंट बिहेवियरल इफेक्ट्स जो कि हमारे इंटरेस्ट की चीज़ है वो हमें देखने हैं कि इसके बिहेवियरल इफेक्ट्स जो हैं वो क्या हैं। तो इट डिक्रीजेस नॉजिया बाय ब्लॉकिंग द टाइप ऑफ सेरोटोनिन, ठीक है। एक्टिविटी इंक्रीज करती है, और इल्यूजन्स जो हैं वो डेफिनेटली, वो सारी वैसे बातें हम पढ़ चुके हैं कि इल्यूजन्स होते हैं, ट्रैंकुलाइजर जैसे इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और इल्यूजन इस तरह के टाइम ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ी से पास हो रहा है, एज इफ 10 सेकेंड्स बट लाइक नहीं बहुत आस्ता सॉरी जो है वो पास हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि जो 10 सेकेंड्स है ना वो 20 सेकेंड्स में ख़त्म हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ उसके जो है वो इफेक्ट्स हैं, लेकिन ये पोटेंशियल डेफिनेटली हार्म्स हैं, वी कैन नॉट इग्नोर देम। और अच्छा, यहाँ पर बेटे टेबल की फॉर्म में हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स ऑथर ने हमारे साथ शेयर किए हैं। फर्स्ट कॉलम में ड्रग है,
जितनी भी अभी तक हमने पढ़ी हैं ये पूरे चैप्टर की समरी है, ठीक है। सेकंड में उनके नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट्स होते हैं, और थर्ड में उसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं, और फोर्थ कॉलम में उसके रिस्क हैं, ठीक है। तो एक अगर सिर्फ आपने ओवरव्यू लेना हो तो आप इस टेबल को भी देख सकते हैं, अदरवाइज वी हैव डिस्कस द होल चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ तक बेटे आप लोग मुझे बताएं अगर कुछ समझ में आपको नहीं आया। समरी मैं आप लोगों के साथ अगर शेयर करूँ पूरे मॉड्यूल की, तो समरी इज कि वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड किस तरह से ड्रग्स जो हैं उनके डिफरेंट बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ वो हमारी ब्रेन केमिस्ट्री को किस तरह से चेंज करती हैं। तो कुछ कैटेगरीज हमने पढ़ी हैं जैसे स्टिमुलेंट्स, नार्कोटिक्स, डिप्रेसेंट्स, हेलोसिनोजेंस और मैरिजुआना, ठीक है, और फिर उनके रेलिवेंट जो डिस्कशन है वो हमने सारी की सारी कर ली है। यहाँ तक बेटे अगर आप लोगों को क्लियर है तो फिर हम नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ मूव करते हैं। अली बताएं बेटे। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आप चाय का आपने बताया था, तो इस तरह से मैम चाय के अलावा आपने चॉकलेट वगैरह इस तरह की चीज़ों को यानी मीठे का आपने जिक्र किया, तो बाज़ लोग मैम होते हैं उनको मीठा बहुत पसंद होता है, तो वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं। मीठा नहीं, मीठा इज समथिंग एल्स, ठीक है, और स्टिमुलेंट्स डिफरेंट है इनसे। मैम क्या ये बात ठीक है कि हर चीज़ का नशा होता है, उसके बाद स्टेज वगैरह होती है, जिस तरह की ये पेट्रोल वगैरह की लोग स्मेल करते हैं, बिल्कुल हो सकता है, ये भी उस कैटेगरी में? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैम हेलुसिनेशन में और इल्यूजन में क्या डिफरेंस है? किसमें? हेलुसिनेशन में और इल्यूजन में? अच्छा, वैसे जबरदस्त क्वेश्चन है। इल्यूजन आपको कहाँ से वर्ड पता चला है? इल्यूजन तो मैंने बोला ही नहीं। मैम अभी बोले आप। इन दोनों में तो एक फिजिकल में आ जाता है और एक नॉन फिजिकल में आ जाता है। लाइक इल्यूजन में था मतलब कि एक रूम में आप देखें कि आपको कोई रस्सी वगैरह नजर आए तो वो इस तरह लगता है कि जिस तरह कोई स्नेक वगैरह पड़ा हुआ, कोई इल्यूजन हो। तो हेलुसिनेशन में तो कोई फिजिकल चीज वगैरह ना हो, लाइक हम कहते हैं कि हमारे रूम में कोई है, हमें कोई आवाज आई, लाइक इसे हम कह सकते हैं। अच्छा बेटा, जो हेलुसिनेशन है ना वो सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया की, ठीक है। बिल्कुल, अभी बेटे आपने बिल्कुल ठीक बात की है। कौन शेयर कर रहा था अपना नॉलेज? जी मैम। ओके, हमजा सलीम, गुड। हमजा सलीम, बिल्कुल हमजा बेटे आपने ठीक कहा है। एग्जांपल आपने बिल्कुल सही कोट की है कि जो हेलुसिनेशन है ना वो मतलब कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है, किसी किस्म का कोई स्टिमुलस मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कोई उसको परसीव करता है, ठीक है। जो इल्यूजन है ना बेटे वो फॉल्स परसेप्शन है। चीज़ मौजूद है, स्टिमुलस मौजूद है, लेकिन आप उसको वो परसीव नहीं कर रहे जो कि वो चीज़ है। अंधेरा था कमरे में, ठीक है, थोड़ा सा डिम था लाइट, और आपने रस्सी को जो है वो सांप समझ लिया, ठीक है। तो इल्यूजन ये है, ठीक है। और हेलुसिनेशन ये है कि ना वहाँ रस्सी थी ना वहाँ सांप था, लेकिन फिर भी कोई परसीव कर रहा है कि वहां पर सांप है, ठीक है। तो ये फर्क है दोनों में। और इल्यूजन्स जो है ना बेटे वो नॉर्मल लोगों को भी हो सकते हैं। इल्यूजन्स ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। अक्सर हम लोगों को ऐसा हो जाता है कि अंधेरे की वजह से या किसी और वजह से हम किसी एक चीज़ को कोई दूसरी चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ है इल्यूजन्स। हेलुसिनेशन जो है वो सिम्टम्स हैं डिसऑर्डर की, ठीक हो गया। मैम इसमें ये भी आएगा फिर कि लोग उसे कि शक की निगाह से देखते हैं। किसकी निगाह से देखते हैं? इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि ये आप जिस तरह कह रहे हैं कि किसी आम शख्स में भी इसके सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो इसमें ये भी हो सकता है ना फिर कि लाइक मैं बैठा हूँ तो मेरे दूसरी साइड पे कोई शख्स खड़ा हो, वो मुझे देख रहा हो, तो मैं उसके बारे में नेगेटिव चीज सोचूं कि मे बी ये मेरे खिलाफ कोई प्लान कर रहा है, इस तरह की चीज। देखो बेटे वैसे वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पे भी डिपेंड करता है कि हमारे सराउंडिंग में पहले कैसे लोग रहे हैं या हम किस किस्म के लोगों में रहे हैं, ठीक है।
तो अगर आपका फ्रीक्वेंट ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है लोगों के साथ, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये भी मेरे बारे में ऐसे ही कर रहा है, तो दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल। लेकिन हर इसकी जगह ये थॉट इसका होना दिस इज़ मैम नॉट। एग्जांपल हो सकती है ना, इस तरह तो सबने नोट किया होगा, जिस तरह शादी पे जाएं तो लोग कहते हैं कि किस तरह खाना खा रहा है ये आदमी, और वो हम्म कह रहा है कि सब लोग ऐसे लगता है कि जैसे सब लोग उसे ही देख रहे हैं, उसे ही हाईलाइट हम्म कर रहे हैं। हम्म अच्छा बेटा, ये ना वैसे ये ह्यूमन बीइंग्स में एक मुझे लगता है कि एक नेचुरल वो फीलिंग है या टेंडेंसी है कि समटाइम्स वी फील कि वी आर सेंटर ऑफ अटेंशन, लेकिन हम होते नहीं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक हमारी थॉट ही है। अगर आप इस थॉट को चेंज करें तो ज़िंदगी वैसे काफ़ी आसान हो सकती है बहुत सी जगहों पर। ठीक है। और मैम डिलीजन क्या होता है? डिल्यूजन बेटे फाल्स बिलीव्स होते हैं। ठीक है, फॉल्स बिलीव्स को मैम ये सब्जेक्ट हाँ हाँ साइकोलॉजी में ओके मैम। ड्रीम का क्या कॉन्सेप्ट है? किसका? ड्रीम, ख्वाब। ख्वाब, अच्छा अच्छा ठीक है। ड्रीम पूरा बेटे चैप्टर है इसके बारे में, लेकिन आप लोग के सिलेबस में ये है नहीं। मैम इसके वैसे इसके बारे में यही कहा जाता है कि इस ऐसे ख्यालात जो कि इंसान अपने रियलिटी में जो जिसे टैकल नहीं कर सकता, फेस करना उसके लिए मुश्किल हो, तो वो ऐसे ख्यालात को अपने माइंड में कहते हैं कि ब्लैक होल टाइप, कोई इस तरह कोई नाम दिया गया कि हम्म उसमें वो मतलब कि भेज देते हैं अपने ख्यालात को, ताकि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, और वो फिर ड्रीम्स की शक्ल में उसे उसका सामना करना पड़ता है। अनकॉन्शियस में जो हमारी थॉट्स होती हैं ना, जिनको हम स्प्रेस कर देते हैं, तो वो ऐसा करते हैं कि ख्वाब में हमारे उस पे सबकॉन्शियस में आके फिर हमें नजर आती हैं। ठीक है, या समटाइम्स ऐसा होता है कि जो रूटीन हमारे दिन की होती है वही चीज़ें हमें रात को नजर आ रही होती हैं, तो वो कोई सिग्निफिकेंट टाइप के ड्रीम्स नहीं होते। कुछ ड्रीम्स होते हैं जिनमें सर्टेन मैसेजेस होते हैं। ठीक है, तो उनकी बाकायदा ताबीर होती है इस तरह से। मैम जो हम डेली लाइफ में करते हैं वो भी उसका भी हो सकता है, वो हमें रात को लग रहा हाँ हो। वही कह रही हूँ ना कि जो हमारी दिन की रूटीन होती है ना, समटाइम्स हम इतने बिजी उस रूटीन में होते हैं, या हमारी इतनी वो आ, हम मतलब उसमें क्या कहते हैं कि बहुत बिजी होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं, तो वही चीज़ें फिर हमारे रात को भी ख्वाब में आ रही होती हैं। तो वो नॉन सिग्निफिकेंट टाइप के ड्रीम्स होते हैं, उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। ठीक है, तो अगर आप लोग कहते हो तो मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन जो असाइन करनी है ना, वो एक ये टॉपिक असाइन कर देती हूँ, ड्रीम्स, स्लीप और हिप्नोटिज्म। प्रेजेंटेशन तो आपने प्रेजेंट करनी है ना। तो ये टॉपिक हम प्रेजेंटेशन में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटे हमारे पास थर्ड मॉड्यूल है, और थर्ड मॉड्यूल इज़ अबाउट ब्रेन एंड बिहेवियर। और इसमें सिर्फ मैंने आपको समरी इस चैप्टर की बतानी है। जो मेन इसके हैं की पॉइंट्स वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक ओवरव्यू हम सिर्फ इस चैप्टर का लेंगे। और बेटे इस चैप्टर की, इस मॉड्यूल की क्या सिग्निफिकेंस है कि हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाएँ कि हमारे ब्रेन के डिफरेंट एरियाज जो हैं वो हमारे किन बिहेवियर्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पेपर और पेंसिल अपने पास रेडी रखें। आप लोग 1 मिनट ले सकते हैं, पेपर पेंसिल अपने पास रेडी रखें। और फिर हम डिस्कशन फर्दर स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटे, अब आप लोगों ने करना है क्या है कि पेज के टॉप, पेज सेंटर में आप लोग लिखें नर्वस सिस्टम। फ्लो चार्ट आपने ड्रा करना है एक। ठीक है, और टॉप सेंटर में लिखें नर्वस सिस्टम। और उसकी फर्दर 2 ब्रांचेस आप ड्रा करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बेटे फर्दर 2 ब्रांचेस आप ड्रा करें। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एक ब्रांच पे आप लिखें ब्रेन और दूसरी पे आप लिखें स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मैम कहाँ पे लिखना? स्पाइनल कॉर्ड बेटे ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, ये ठीक है, मैंने हाईलाइट भी कर दिया। और ब्रेन की बेटे फर्दर 3 टाइप्स लिखें, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अच्छा, अब बेटे आ जाए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ। उसकी फर्दर 2 ब्रांचेस आप ड्रा करें। फर्स्ट पे आप लिखें सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और सेकंड पे लिखें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फर्दर 2 डिवीजन्स ड्रा करें। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मैम ये लास्ट 2 वर्ड्स फिर से रिपीट कीजिएगा। बेटे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठहरे मैं आप लोगों को शो भी कर देती हूँ। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ठीक है बेटे? जी मैम। ओके। अच्छा, अब बेटे इसकी अगर हम जो मेनली डिवीजन्स है ना नर्वस सिस्टम की, वो 2 हैं और मैंने जो आपको बताई हैं, CNS और PNS, ठीक है, सेंट्रल और पेरिफेरल। अच्छा, इनकी अगर हम लोकेशन देखें ना इसके बॉडी में, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो ये है, ठीक है, नजर आ रहा है ना आपको? कर्सर को आप फॉलो करें। ब्रेन की ये लोकेशन है डेफिनेटली ऑल ऑफ अस नाउ, और ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद बेटे अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की लोकेशन अपनी बॉडी में देखें, तो जितनी भी रेड और ब्लू लाइंस आपको नजर आ रही है ना, दीज आर ऑल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसमें जो हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा है ना, वो ये रेड वाला है। ये जितनी भी रेड आपको लाइंस नजर आ रही है ना, ये सारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। और जितनी ये ब्लू लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। जो है ऑटोनॉमिक जो कि रेड है, वो हमारे ना बेसिकली इन ऑर्गन, सारे ऑर्गन को कंट्रोल करता है। ये जो अभी लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी ना, ये वाली, ये देखें, ये सारे हमारे ऑर्गन्स ये है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये देखें, ये यहाँ से, ये ऐसे, ये वाले, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं ना, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है। जैसे हमारी हार्ट बीट है, जैसे हमारा वो है ब्लड सर्कुलेशन है, हार्ट बीट है, और डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है।
ये लंग्स का है सिस्टम, जितनी भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं उनको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये हमारे इस एरिया में जितने भी हैं ना, ये वाले ऑर्गन्स इस एरिया में। अच्छा, और बाकी बेटे रेस्ट ऑफ द बॉडी में जो स्प्रेड है वो हमारा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और ये हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। कब हमने अपने टांगों को बेंड करना है, ठीक है, कोई चीज़ पकड़ने के लिए हमें अपने हाथों को इस तरह से बेंड करना है, कब हमारे हाथ स्ट्रेच रहेंगे, कब हम अपनी फिंगर को मोड़ेंगे, ठीक है, कब हम अपने हाथों को मूव करेंगे, बाजुओं को मूव करेंगे, कौन सी मतलब कोई गर्म चीज़ हमें टच कर जाए तो हमें किस किस्म की हमारी मूवमेंट होगी, ये सारी चीज़ें जो है ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। अच्छा, द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि बेटे हमारा जो बॉडी है ना वो डायरेक्ट ब्रेन के साथ कम्युनिकेट नहीं करती, ये कम्युनिकेट करती है विद द हेल्प ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन लेता है एनवायरनमेंट से और फिर उसको ब्रेन तक कम्युनिकेट करता है। ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करने के बाद फर्दर ऑर्डर प्लेस करता है बॉडी के लिए, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आई हैं? जी मैम। ओके, अच्छा, अब बेटे इफ द कम्युनिकेशन इज नॉर्मल, ठीक है, ब्रेन फंक्शंस आर नॉर्मल, तो बिहेवियर्स आर नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर किसी वजह से नर्वस सिस्टम में कहीं पर कोई डैमेज हो जाता है तो फिर डेफिनेटली रेलिवेंट बिहेवियर जो है वो नॉर्मल नहीं रहेंगे। तो हम अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कौन से ब्रेन एरियाज जो हैं वो हमारे किन फंक्शंस को, किन बिहेवियर्स को कंट्रोल करते हैं। और अगर खुदा न खास्ता किसी का ब्रेन डैमेज हो जाता है ड्यू टू सम इंजरी, ठीक है, या किसी भी किस्म की कोई चोट, या बाय बर्थ अगर किसी का डैमेज्ड है, तो फिर उसके कौन कौन से बिहेवियरल एब्नॉर्मलिटीज हो सकती हैं, तो वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब बेटे यहाँ पर जो है ना ऑथर ने हमें लोकेट भी कर दिया ब्रेन के डिफरेंट एरियाज भी, जो पार्ट्स भी, जो मैंने आपको कहा था ना, फोर, मिड और हाइंड ब्रेन, ठीक है। ये जितना भी अनमार्क्ड एरिया है ना, ये फोर ब्रेन है, जो सामने का हिस्सा होता है ब्रेन का। ये जो इस तरह की हैचिंग कोड है, दो तरह के हैचिंग कोड्स दिए गए हैं, ठीक है। आप जरा इनको रिलेट कर लें डायग्राम में, और यहाँ पर जो कोड दिया गया है, एक मिड ब्रेन है और दूसरे वाला जो कोड है वो हाइंड ब्रेन के लिए, ठीक है। तो अच्छा, मेनली हमारा जो फोकस यहाँ पर रहेगा ना वो है फोर ब्रेन पे। वैसे तो मिड ब्रेन की भी डिस्कशन होती है, हाइंड ब्रेन के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो है वो सिर्फ फोर ब्रेन को ही डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटे, जो फोर ब्रेन है उसकी आउटर कवरिंग को कहा जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। अच्छा, अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ना बेटे, उसकी दो तरह से डिवीजन डिस्कस की जाती हैं। एक डिवीजन उसकी है इनटू टू पार्ट्स, जिसको कहा जाता है हेमिस्फीयर्स, ठीक है। और एक उसकी डिवीजन जो है ना वो है इनटू फोर पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ लोब्स। फोर ब्रेन की आउटर कवरिंग या सरफेस को कहा जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स की दो तरह की डिवीजन्स हैं, इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर और इन द फॉर्म ऑफ लोब्स, ठीक है। अच्छा, इन द फॉर्म ऑफ अगर बेटे हम हेमिस्फीयर कहें तो फोर ब्रेन जो है, ये देखिए, ये इस तरह के, ठीक है। और जो इसमें एक फैक्ट इंटरेस्टिंग है वो ये है कि हमारा राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट बॉडी के हिस्सों को कंट्रोल करता है और जो लेफ्ट है वो राइट को कंट्रोल करता है, ठीक है। और अगर इसको हम लोब्स की फॉर्म में पढ़ें तो इसकी फोर लोब्स हैं जो कि कवरिंग की फॉर्म में है, और वो फोर लोब्स बेटे ये हैं। इनकी लोकेशन आपने देखनी है और रेलिवेंट इसके जो है वो आपने देखने हैं, इसके फंक्शन देखने हैं। अच्छा, स्टार्ट हम करते हैं ऑक्सीपिटल लोब से। ऑक्सीपिटल लोब बेटे हमारे सर का पीछे वाला हिस्सा होता है,
जो कि रिस्पॉन्सिबल है विजन के लिए, ठीक है। और अगर किसी का डैमेज होता है तो डेफिनेटली उसको ब्लाइंडनेस के इश्यूज जो हैं वो हो सकते हैं। अच्छा, इसमें अच्छा, इसमें कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस डिफरेंट होती है और आई डैमेज की वजह से जो है ना ब्लाइंडनेस वो डेफिनेटली डिफरेंट होगी। तो ये सारी आगे जो है ना वो डिस्कशन की गई है। और पीपल विद कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस हैव नो विजुअल इमेजरी इवन इन ड्रीम्स, ठीक है। ये जो खुदा न खास्ता अगर कोई नाबीना होता है ना उस तरह से, तो उनके इवन ड्रीम्स में भी कोई इमेजेस नहीं होते, ठीक है। तो उसके बाद बेटे हमारा पेरिएटल लोब सेकंड पार्ट आ जाता है फोर ब्रेन की कवरिंग का, जिसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कह रहे हैं। ये ऑक्सीपिटल लोब से थोड़ा सा ऊपर की तरफ का हिस्सा जो है ना वो है, और ये हमारी प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स भी इसको कहा जाता है। और ये देखें ये हमारे इन एरियाज को कंट्रोल करता है, ये ठीक है। सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स जो है ये हमारे इन फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ये देखें ज़रा, एक लिस्ट है हमारे पास, ठीक है। जो कि है फ्रंटल लोब। और जितनी भी बेटे हमारी एग्जेक्टिव फंक्शनिंग होती है ना वो हमारी इसके थ्रू होती है। और फ्रंटल लोब के एरियाज जो है ना उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, जैसे प्लानिंग ऑफ मूवमेंट है, हमारी वर्किंग मेमोरी है, डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है, इंटेलिजेंस है। ये सारे के सारे जो हैं वो इसको कंट्रोल करता है हमारा होते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम आ रही है। बेटे मेरी आवाज जी मैम आ रही है आवाज। डिवीजन है, ठीक है। अब जो ब्रेन की फर्दर डिवीजन है उसमें फोर मिड और हाइंड ब्रेन है। फोर ब्रेन को हम कह रहे हैं कि उसको या तो हेमिस्फीयर्स के फॉर्म में डिस्कस किया जाता है या उसको लोब्स की फॉर्म में डिस्कस किया जाता है। लोब्स तब हैं जब उसकी हम कवरिंग को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो फोर ब्रेन की कवरिंग है ना उसको कहा जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और उसको फोर लोब्स की फॉर्म में डिस्कस किया जाता है। फोर लोब्स बेटे हमने ऑक्सीपिटल लोब पढ़ी है, पेरिएटल लोब पढ़ी है, और टेम्पोरल और फ्रंटल लोब्स हमने पढ़ी है, ठीक है। और उनके रेलिवेंट फंक्शन जो है उनका सिर्फ हमने ओवरव्यू दिया है। उसके अलावा बेटे जो है हमारे पास हेमिस्फीयर्स हमने कहा है कि ये हमारे फोर ब्रेन की दो डिवीजन्स होती हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि लेफ्ट साइड है हेमिस्फीयर की वो राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करती है, जो राइट है वो लेफ्ट को कंट्रोल करती है। और इन दोनों हेमिस्फीयर्स को बेटे कनेक्ट करता है हमारा कार्पस कोलाजम, ठीक है। कार्पस कोलाजम जो है ना ये एक इट्स अ बंच ऑफ एक्सॉन्स, इट्स अ सेट ऑफ एक्सॉन्स जो कि इन दोनों को कनेक्ट करा होता है, दोनों हेमिस्फीयर्स को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? मैम ये एक बात कंफर्म कर दें कि ये जो पेरिएटल लोब है ये हमारे लेफ्ट साइड पे होता है राइट साइड पे होता है? पेरिएटल लोब जी ये नहीं टेम्पोरल और पेरिएटल लोब। नहीं, टेम्पोरल लोब जो है ना बेटे ये हमारे हेड के दोनों साइड्स पे है,
ठीक है। जी मैम। और जो पेरिएटल लोब है ना, उसकी सिर्फ एक ही लोकेशन है, ऑक्सीपिटल लोब से थोड़ा सा ऊपर, जहां हमारे सर का एक वो कर्व सा नहीं होता, जी मैम। वो पेरिएटल लोब है तकरीबन। ठीक है। जी मैम। अच्छा, उसके अलावा किसी और बेटे स्टूडेंट का क्वेश्चन कोई? मैम अभी आपने बताया कि न्यूरॉन्स थे कंट्रोल करती है, वो क्या नाम था? क्या चीज कंट्रोल करते हैं बेटे? मैम ये आप सेरेब्रल कॉर्टेक्स का बता रही थी, लोब्स होते हैं कवरिंग पे, वहाँ पे न्यूरॉन्स होते हैं प्रेजेंट, उनका नाम नहीं आपने नहीं बताया? नहीं 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 बेटे, वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नहीं, वो मैंने आपको बताया था कि ये जो दो हेमिस्फीयर्स है ना हमारी ब्रेन के, फोर ब्रेन के जो दो डिवीजन्स हैं जिनको हम हेमिस्फीयर्स कह रहे हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए कार्पस क्लोजम है। ठीक है, वो कार्पस क्लोजम ये है बेसिकली, मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। ये देखें, ये यहाँ पर, ठीक है, ये और ये इस तरह से, ठीक है। और कार्पस क्लोजम है क्या बेसिकली कि इट्स अ सेट ऑफ एक्सॉन्स जो कि कनेक्ट करता है लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को। ठीक है जी मैम। अच्छा जी, उसके बाद बेटे हाउ डू वी केम टू नाउ कि हमारे ब्रेन का कौन सा एरिया जो है वो हमारे किस बिहेवियर को या किस उसका क्या फंक्शन है, ये हमें कैसे पता चला? ओवर द टाइम पीरियड बेटे डिफरेंट टेक्निक्स हैव बीन इवॉल्व्ड और इंट्रोड्यूस्ड और इन्वेंटेड, जिसके थ्रू ब्रेन एक्टिविटी को मेजर किया जाता है। ठीक है, और फिर देखा जाता है और डेफिनेटली इसी तरह से फिर कंक्लूड किया गया कि अगर कोई एक पर्सन टास्क परफॉर्म कर रहा है तो ब्रेन का कौन सा एरिया एक्टिव होता है। तो जो सा एरिया एक्टिव होता था तो इट वाज कंक्लूडेड कि हाँ ये ब्रेन का एरिया जो है ये फला फंक्शन को, उसका फला फंक्शन है या ये फला बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ठीक है, और अगर कोई अबनॉर्मेलिटी होती है तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड या एक आफ्टर कंफर्मिंग ये डिसाइड कर लिया जाता है कि हाँ यहाँ पर जो है वो डैमेज है और इधर जो है वो काम करने की जरूरत है, चाहे वो फिर मेडिसिन के साथ है या वो सर्जरी की फॉर्म में या जैसे भी है। अच्छा बेटे, ब्रेन एक्टिविटी को मेजर करने की कौन कौन सी टेक्निक जो है वो कॉमनली यूज होती हैं, जिससे हमें आइडिया होता है कि ब्रेन एक्टिविटी किस बिहेवियर के वक्त कौन सी होती है या कहाँ पर होती है। जैसे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द EEG। ठीक है, और EEG है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ और इट यूजेस इलेक्ट्रोड्स ऑन द स्कैल्प टू रिकॉर्ड रैपिड चेंजेस इन ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ठीक है, ये स्कैल्प पे इलेक्ट्रोड्स के फॉर्म में जो है वो लगा दिए जाते हैं और ब्रेन एक्टिविटी जो है वो मेजर की जाती है जब कोई टास्क परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, या वैसे ही अगर कोई अबनॉर्मेलिटी है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी उसको यूज़ किया जा सकता है, ब्रेन एबनॉर्मेलिटी है कोई तो। अच्छा, उसके बाद MEG है, एग्जैक्टली वैसा ही फंक्शन है जैसे EEG का, लेकिन ये मैग्नेटिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, उसके बाद PET है, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, जिसमें पहले इंजेक्ट किया जाता है, सर्टेन केमिकल्स इंड्यूस किए जाते हैं और फिर रेडियो एक्टिव एक्टिविटी जो है वो चेक की जाती है ब्रेन के सर्टेन एरियाज की। उसके बाद बेटे MRI, बहुत से लोगों ने नाम सुना हुआ होगा और उसकी एडवांस्ड फॉर्म है fMRI। ठीक है, और ये ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा अच्छा जो है व्यू हमें प्रेजेंट करती है fMRI, और इट यूजेस मैग्नेटिक डिटेक्टर्स आउटसाइड द हेड टू कंपेयर द अमाउंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन विद एंड विदाउट ऑक्सीजन इन डिफरेंट ब्रेन एरियाज। दिमाग की खुराक क्या है भला? क्या चीज़? रेस्ट वगैरह, उसे रिलैक्स करने के लिए। और क्या चीज नहीं होगी वो ब्रेन डेड हो जाता है? ब्लड सेल्स। और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, बिल्कुल। ब्लड।
यानी ऑक्सीजन बेसिकली। ब्लड सर्कुलेशन। नहीं, ऑक्सीजन और जो प्रोटीन एंड रिच फूड्स है ना वो आपकी स्ट्रॉन्ग करती हैं आपके ब्रेन को। फूड्स जो इनमें प्रोटीन होता है और मेनली ऑक्सीजन, जो खुराक है ना हमारे ब्रेन की, हम जितनी भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसका जो मेजर पोर्शन है ना वो हमारा ब्रेन यूज करता है। मैम कहा जाता है कि एक्सरसाइज करने से भी ये जो नर्व सेल्स हैं वो हमारे दिमाग के करीब बनते हैं न्यू, तो उससे भी हमारा दिमाग जो है वो ज़्यादा तेज़ होता है, एक्टिव होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा आपकी मेमोरी इन्हेंस होती है। जब आप जो है ना डिप्रेशन आपका काम होता है, अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हो किसी अच्छे एरिया में, जो ग्रीनरी जहाँ पर हो ना वहाँ पर आप मॉर्निंग वॉक करें, तो बहुत सी जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनके सिम्टम्स कम हो जाती हैं मॉर्निंग वॉक से। मूड डिसऑर्डर्स काफ़ी ट्रीट हो सकते हैं मॉर्निंग वॉक से। जी मैम, ज्यादातर ये स्ट्रेस वगैरह के लिए वो रिकमेंड करते हैं मॉर्निंग वॉक वगैरह। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और उसकी वजह यही है कि उस वक्त जो ऑक्सीजन है ना वो प्योर ऑक्सीजन होती है। आप ऑक्सीजन प्योर इनहेल कर रहे होते हो जो हमारी ब्रेन एक्टिविटी को बेहतर करती है। और बहुत से ऐसे जर्म्स जो हैं वो किल होते हैं, सिर्फ जर्म्स उस ऑक्सीजन से किल होते हैं जो कि सुबह की हवा में होते हैं। इसीलिए जो है ना इस्लाम में बहुत ज़्यादा जोर दे के कहा गया है कि ये जो है सुबह उठना बायसे बरकत है, तो उसको हमारे लिए बरकत मतलब बना दिया गया है, क्योंकि उसके उठने के जो है ना फ़ायदे हैं सुबह के वक्त। अच्छा जी, तो अभी तक बेटे हमने सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस किया है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सिर्फ ओवरव्यू हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि ब्रेन के कुछ एरियाज, उनसे रेलिवेंट फंक्शंस, और किस तरह से हमें पता चला कि ये ब्रेन एरियाज जो हैं वो इसका ये फंक्शन है या ये सर्टेन बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, उसके लिए सर्टेन ब्रेन एक्टिविटी को मेजर करने की टेक्निक्स हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे ऑथर ने हमारे साथ जो है ये एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया है। एक्सपेरिमेंट कुछ बेटे ऐसा था कि पार्टिसिपेंट ने देखना था वर्ड्स और पिक्चर्स को, एंड दे हैड टू जज कि वेदर दीज आइटम्स आर एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट, ठीक है, लिविंग है या नॉन लिविंग है। और जब ये लोग डिसाइड कर रहे थे, पार्टिसिपेंट्स डिसाइड कर रहे थे, तो उनकी जो है वो ब्रेन इमेजिंग के थ्रू देखा ब्रेन के कौन से एरियाज जो हैं वो उस वक्त ज़्यादा एक्टिव होंगे सर्टेन डिसीजन करते हुए, और कौन से लेस एक्टिव होंगे। ठीक है। अच्छा, अब बेटे देखें कि जो है जब लोग डिसाइड कर रहे थे ना कि वेदर इट्स वर्ड्स आर एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट, अच्छा येलो जो है ना वो ज़्यादा एक्टिव एरिया को शो कर रहा है और जो रेड है वो कम एक्टिव को शो कर रहा है। ठीक है। अच्छा, तो जब लोग डिसाइड कर रहे थे कि वेदर वर्ड्स आर एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट, तो दीज सर्टेन एरियाज वर एक्टिव, ब्रेन एरियाज वर एक्टिव। ठीक है। और ये जो रेड है ये लेस एक्टिव थे। ठीक है। और बाकी जो है उस ब्रेन का कोई लिंक नहीं है इस डिसीजन के साथ। सही। अच्छा, जब लोग डिसाइड कर रहे थे कि वेदर वर्ड्स लिविंग थिंग्स हैं, जो वर्ड्स उनके सामने आ रहे हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, तो ये सर्टेन ब्रेन एरियाज जो हैं वो एक्टिव थे। ये येलो आपको नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब लोगों ने डिसाइड करना था कि वेदर पिक्चर्स आर लिविंग थिंग्स, तो जो है एक्टिविटी बेसिकली डिफरेंट है। ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कम टू नाउ कि कौन सा ब्रेन एरिया जो है उसका क्या फंक्शन हो सकता है या वो किस बिहेवियर को कंट्रोल करेगा। यहाँ तक बेटा आप लोगों को क्लियर है? मैम ये डायग्राम एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर दें, ऊपर जो ये येलो एंड रेड वाली। अच्छा, ये वाली? यस मैम। अच्छा, इसमें बेटा सिर्फ ना हमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि हाउ डू वी कम टू नो कि किस बिहेवियर को परफॉर्म करते हुए कौन सा ब्रेन एरिया एक्टिव होता है। ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना
रिसर्चर ही और शी वांट्स टू नाउ कि जब लोग ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि अगर उनको वर्ड्स दिखाए जाएं और पिक्चर्स दिखाई जाएं, ठीक है, सर्टेन लिस्ट ऑफ वर्ड्स और पिक्चर्स दिखाए जाएं, सही है, और उन्होंने डिसाइड ये करना है कि वर्ड्स और पिक्चर्स एब्स्ट्रैक्ट हैं या कंक्रीट हैं, लिविंग या नॉन लिविंग हैं। तो देखा ये गया, कंक्लूड ये किया गया कि ये सारे डिसीजंस करते हुए कोई एक ब्रेन एरिया जो है वो एक्टिव नहीं होता, डिफरेंट ब्रेन एरिया जो हैं दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इस डिसीजन मेकिंग में डिफरेंट एरिया रिस्पॉन्सिबल है, इस डिसीजन के लिए डिफरेंट एरिया रिस्पॉन्सिबल है, और इस डिसीजन के लिए डिफरेंट एरिया रिस्पॉन्सिबल है। कोई एक एरिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। यस मैम। तो दिस इज हाउ बेटे कि अभी तक हमारे पास जो नॉलेज आया है वो इन स्कैन्स की बेस पे ही हम अभी तक कंक्लूड कर पाए हैं कि फलां ब्रेन एरिया के ये फंक्शंस हैं, फलां के ये हैं, या एक खास एरिया जो है वो एक खास बिहेवियर को कंट्रोल करता है, ठीक है। जी मैम। इससे पहले मॉड्यूल में बेटे हमने देखा था कि केमिकल्स कौन से किन बिहेवियर्स को कंट्रोल करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि कौन से ब्रेन एरियाज किन बिहेवियर्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। ओके। अगर आप बेटे किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें 5 to 7 मिनट्स में, फिर उसके बाद हम फर्दर अपनी जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे। मैम एक क्वेश्चन है। जी बेटे पूछें। मैम कुछ पर्सन्स जो हैं वो क्विक टू रिएक्ट होते हैं और वो जो उनकी ब्रेन्स हैं वो इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा जल्दी प्रोसेस कर लेते हैं, लेकिन साथ साथ में कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो बहुत स्लो टू रिएक्ट होते हैं और उनको टाइम भी चाहिए होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए। मैम ये जो स्लो टू रिएक्ट जो पर्सन्स हैं, क्या जो ये फिनोमेना है ये क्या कोई डिसऑर्डर है या इज दिस कम्प्लीटली नॉर्मल? रिस्पॉन्स रेट आप बेसिकली कह रहे हो, या रिएक्शन टाइम, ऐसा ही है ना, रिएक्शन टाइम बेसिकली इसको कहा जाता है। जी मैम। अच्छा बेटे वो हम देखो हमारा रिएक्शन जो है वो एक तरह का नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारा इमोशनल रिएक्शन है, ठीक है, हमारा फिजिकल जो है वो रिएक्शन है। तो अगर आप स्पेसिफिकली इमोशनल रिएक्शन की बात कर रहे हो ना, तो आई थिंक मैं आपको ये बताना भूल गई हूँ। अगर आप इमोशनल रिएक्शन की बात कर रहे हो, क्योंकि आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि आप किस रिएक्शन की बात कर रहे हो, ठीक है। तो टेम्पोरल लोब में amygdala, it's a structure, ठीक है, it's a structure in the temporal lobe, responds strongly to emotional situations. People with damage to the amygdala are slow to process emotional information such as facial expressions and descriptions of emotional situations, ठीक है। And in contrast, people with an easily aroused amygdala tend to be shy and fearful. तो आई थिंक कि आप यही बात करेंगे इमोशनल रिएक्शन की। तो बेटे एमिगडाला इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफरेंस कि किसी का जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग वहाँ से रिएक्शन आता है एमिगडाला की तरफ से, ठीक है। तो जिसका जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी उसकी इंफॉर्मेशन, इमोशनल इंफॉर्मेशन को लेके डेफिनेटली वो इंटेंसिफाइड इमोशनल इंफॉर्मेशन होगी। और अगर किसी का वीक है तो उसके सर्टेन जो इमोशंस हैं वो थोड़े मतलब ज़्यादा इंटेंसिफाइड नहीं होंगे, ठीक है। मैम स्पेसिफिकली अगर सेंसरी परसेप्शन की बात करें तो उसमें एक जगह पे मैंने पढ़ा है कि जो लोग हाइटेड होते हैं, ज़्यादा टॉल होते हैं, उनमें जो सेंस का होता है वो थोड़ा लेट वो परसेप्ट करते हैं चीज़ों को। कोई चीज़ किसी को टच किया है तो उसका उनका माइंड जो है वो देर से परसेप्ट करता है, और जो लोग जिनकी हाइट कम होती है वो जल्दी से परसेप्ट कर लेते हैं। ये बड़ी जबरदस्त मतलब बात है। ये मेरा ख्याल है मैंने आईटी को जब मैं पढ़ा रही थी ना तो ये मैंने उनको एक्सप्लेन किया था। अच्छा दिस इज हाँ इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स कि आप बेटे किस किस्म के क्वेश्चंस लेके आते हैं। फिर लेक्चर में डिस्कशन जो है ना वैसी ही होती है। टीचर है तो जाहिर है एक उसके सामने लेक्चर का स्ट्रक्चर मौजूद है, एक आउटलाइन मौजूद है, उसने उसी को फॉलो करना है। तो नहीं बिल्कुल ठीक है। मैं आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ कि आपने जो है एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हो सकता है आप ना पूछते तो मैं ना बताती ये वाली बात।
मैम इसमें तो न्यूरॉन्स का रोल होगा ठीक ना है, तो मेन ये ज्यादा स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म इंफॉर्मेशन की किस मतलब क्या क्वेश्चन पूछते हो, और फिर उस तरह से हमारे लेक्चर में डिस्कशन होती है। ठीक है, तो आई डेफिनेटली अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। अच्छा, तो इसमें होता ये है, क्या चीज इसमें इसमें बेटे क्या? ओके, अच्छा बेटे, द रीजन इज कि हमारी जो कम्युनिकेशन है ना, वो दो तरह की होती है। केमिकल कम्युनिकेशन तो हमने पढ़ ली इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। दूसरी, अगर मैं आप लोगों को चैप्टर से ही खासा दिखा दूं, जो कि मॉड्यूल 1 था, उसमें ये है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। अच्छा ठीक है, ये और डिस्कशन है, वो और ऐसे ही है। मैं आपको बताती हूँ कि जो आप क्वेश्चन पूछो तो बिल्कुल हाँ, वो एंटायरली डिफरेंट है उससे। अच्छा बेटा, उसकी रीजन ये है कि हाइट्रीट में पेन क्यों लेट में क्यों पॉसिबल, अगर कुछ इस पे अंगूठे पे जो है कोई चीज चुभती है, या एक ही इंटेंसिटी की कोई दर्द जो है वो महसूस होती है, तो जो 5 फीट का है ना उसको जल्दी महसूस हो जाएगी, जो 6 फीट का है उसको लेट महसूस होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बेटे जो 5 फीट का है ना, उसके अंगूठे के दरमियान और ब्रेन के दरमियान फासला कम है, ठीक है, इसलिए उसका मैसेज जल्दी कम्युनिकेट हो जाएगा। और जो 6 फीट का है ना, उसकी चूंकि हाइट ज्यादा है, इसलिए उसके अंगूठे और ब्रेन के दरमियान जो फासला है वो ज्यादा है रिलेटिवली टू द 5 फीट। इस वजह से उसकी इंफॉर्मेशन लेट जाएगी और उसको दर्द का एहसास लेट होगा। ठीक मैम, ये तो कोई लॉजिक का परसेप्शन नहीं हुई ना कि लंबा बंदा है उसको लेट बात की समझ आती है, जो छोटा लॉजिकल आंसर है बेटे, नहीं ये बेटे लॉजिकल आंसर है। इसके अलावा मैम, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, इनकी जो सेल बॉडी है, और जो इसका जो एक पार्ट होता है एक्सॉन, वो भी जिसके जरिए मतलब एक इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच रही होती है, उनका साइज भी यहाँ पे मैटर करता है कि मुख्तलिफ लोगों में ये जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका साइज भी मुख्तलिफ होता है। तो जिन लोगों में ये न्यूरॉन्स की सेल बॉडी मतलब लेंथी होती है, उनमें परसेप्ट करने की सलाहियत भी जल्दी, मतलब वो माइंड उनका परसेप्ट कर लेता है, मतलब जल्दी उनको सिग्नल ट्रांसमिट हो जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जो आपने अभी बात की थी ना हाइट वाली, तो उसकी रीजन वो है कि उसको ज्यादा फासला तय करना पड़ता है और दूसरे कम हाइट वाले को कम डिस्टेंस तय करना पड़ता है। तो मैसेज इस वजह से लेके वो जल्दी कम्युनिकेट हो सकता है। हाँ, और दूसरी ये रीजन भी हो सकती है। मैम, इसमें वो वाली एग्जांपल भी आ जाएगी जो हमने पढ़ी थी, मैट्रिक में पढ़ी हुई है कि आपका हाथ किसी गर्म चीज के ऊपर है, तो आपके ब्रेन को पहुंचता है कि गर्म चीज है, तो फिर उसके बाद आप हाथ उठाते हैं, तो ये जो लंबी हाइट वाले होंगे उनको बाद में पहुंचेगा, और जो छोटी वाले होंगे ऐसा ही है। ओके मैम, ठीक है मैम, ये तो लंबी हाइट वाले जलील हो रहे हैं। सॉरी, तो मैम ये फिर ये जो हाइट की जो बात की गई है पहले, तो इसमें न्यूरॉन्स के बारे में ये थोड़ा सा बता दें कि क्या जो छोटे कद के लोग होते हैं उनमें न्यूरॉन्स भी फिर थोड़े ही होंगे ना? न्यूरॉन्स हाइट वाइज का तो नहीं मुझे पता, लेकिन हाँ वेरी जरूर करते हैं। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो है ना वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, कोई मतलब स्टैंडर्ड नहीं है। या अभी तक ये देखना, ये बिल्कुल स्टार्ट में जब हमने पढ़ा था ना, जहाँ से हमने बायोलॉजिकल साइकोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया था, ये अप्रॉक्सीमेटली सेरिब्रल कॉर्टेक्स में इतने हैं, सेरिबेलम में इतने हैं, और स्पाइनल कॉर्ड में इतने हैं, और ये है एस्टिमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूरॉन्स। ठीक है, an exact count is not visible but varies from person to another. मेरा ख्याल है मैम ये इनहेरिटेड करते हैं। सॉरी, इनहेरिटेडली वेरी करते हैं ना, पर्सन टू पर्सन जो होती है, ये विरासती तौर पे जो ये नंबर्स होते हैं, मोस्टली प्रोबेबिलिटी जरूर मौजूद होती है। आप कह रहे हो कि ये इनहेरिटेड होते हैं? यस सर, यस मैम, ये नंबर्स जो होते हैं ना, ये
क्योंकि मैंने एक बायो टीचर से कंसल्ट किया था, तो उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो ज़्यादातर जो ये नंबर जो इस तरह का होता है ना, प्रोसीजर वगैरह, वो इनहेरिटेंस पर बेस करता है। बहरहाल हम एक लॉ पढ़ते हैं बायोलॉजी में जिसे लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मोस्टली तो इनहेरिटेंस के ऊपर बेस करता है, बहरहाल प्रोबेबिलिटी जरूर मौजूद होती है इसके ऊपर, ठीक है, इन नंबर्स के ऊपर, और फिर आगे जो उसकी आगे जो इफेक्ट्स हैं उसके ऊपर। ठीक है, ओके। वाइल द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस, उसमें जो है ना, ये जो नंबर्स हैं उसमें होता है कि उस प्रोसेस के दौरान जब क्रोमोसोम्स ने वो होता है कंजंक्शन करनी होती है या डिस्टिंक्शन करनी होती है, वो अगर अपने नॉर्मल प्रोसीजर के दौरान अगर वो नॉर्मली ना कंजक्ट करे या डिस्टिंक्ट करे, तो उस दौरान जो है ना डाउन सिंड्रोम हो जाता है, और उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन वो ना ये आपके न्यूरॉन्स को बेस करती है, वो अफेक्ट करती है। ठीक है, ये आपने डाउन क्या कहा है? डाउन सिंड्रोम मैम। डाउन सिंड्रोम, हाँ बिल्कुल। नहीं मैम, डाउन, जैसे ये बात हो रही है, फिर तो कोई लंबे कद वाला जहीन हो ही ना, सारे कौन जहन के हो? नहीं नहीं बेटे, वो कह रहा है इनहेरिटेंस की बेस पे। नहीं, लंबे कद की नहीं, सारी सब बात थी, ये वो दूसरा प्रोसेस की बात है। मैं लंबे कद के बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ये वो बात नहीं हो रही बेटे, वो इनहेरिटेंस की बेस की बात कर रहे हैं, या जो स्ट्रक्चर है ना डाउन सिंड्रोम बेटे, जो है ना ये एक है बाय बर्थ डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें इसमें क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी होती है बेटे, न्यूरॉन की एब्नॉर्मेलिटी तो नहीं होती। मैम उसके बाद ये डाउन सिंड्रोम की वजह से जो मेंटल रिटार्डेशन होती है ना, हाँ वो तो मेंटल रिटार्डेशन होती है ना, इट्स अ फॉर्म ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, जो कि खुदा न खास्ता किसी में बाय बर्थ हो सकती है, ठीक है, और वो होता है कि एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम होता है, ठीक है, क्रोमोसोम के दो मतलब पेयर्स होते हैं ना, तो इसमें जो 21 क्रोमोसोम है वो पेयर नहीं होता, वो ट्राइसोमी होता है, मतलब 3 उसमें होती हैं, ठीक है। मैम जो सामा बात कर रहा था लास्ट, मतलब बड़े कद वालों की बात कर रहा था, उसके बारे में कोई मजीद क्लैरिफिकेशन दे दें। जो इसने बात की है कि अगर इस तरह, तो फिर जितने भी बड़ी हाइट वाले हैं वो तो कौन ज़हन रहेंगे? आपने कहा कि वो जल्दी मैसेज परसेप्ट कर लेते हैं शॉर्ट हाइट वाले, नहीं यार नहीं, उनसे ये एक तो दुनिया में कोई हो नहीं 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 सकता नहीं फिर। बेटे, कुछ जहन नहीं रहेंगे, ऐसा जी नहीं है। इंटेलिजेंस इज समथिंग एल्स, वो जल्दी बस परसीव कर पाएंगे। अब देखो उसके ऊपर फर्दर ब्रेन किस तरह से प्रोसेसिंग करता है, वो तो उनकी अपनी डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है ना, वो वेरी नहीं करेंगी हाइट की बेस पे। देखो हाइट, ज्यादा हाइट वाले भी हमने इंटेलिजेंट लोग देखे हैं, कम हाइट वाले इंटेलिजेंट लोग भी हमने देखे हैं, जी। ठीक है। ये सिर्फ बात हो रही है रिएक्शन टाइम की, कि मैम कौन वैसे जल्दी भी ये जो सेंस जल्दी कर लेते हैं रिएक्शन चीज को। टाइम है वो तो सिर्फ चंद एक सेकंड की बात हो रही है यहाँ पे, ये बहुत हाँ कोई लंबे अरसे के लिए वो तो नहीं बहुत, बात हाँ हो रही। बिल्कुल लंबा अरसा नहीं, इवन वो चंद सेकंड भी नहीं, वो सेकंड का भी बहुत सा हिस्सा जो है ना, वो कोई 100वां हिस्सा होगा, इतना सा डिले होगा बस, ठीक है, बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा। मैम आपने पाँव के अंगूठे का जिक्र किया, तो इसका मतलब है वो वहां से सेंस मतलब स्टार्ट होती है, नीचे से शुरू होता है, दिमाग तक मैसेज जाने में टाइम लगता है? हाँ बिल्कुल, मैंने फॉर एग्जांपल कहा था कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम एज्यूम करें अंगूठे को, अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए ये तो फिर हाँ वो हो गया ना, डिस्टेंस वाला सीन हो गया, फिजिक्स आ गई थोड़ी इन्वॉल्व, कि डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। और बेटे कोई क्वेश्चन? अभी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 27। 27 है, ठीक है। और अच्छा, मैंने अभी आपकी अटेंडेंस शीट का प्रिंट लेना है, तो बेहतर है कि मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ आपके, जो लोग प्रेजेंट हैं क्लास में। अच्छा जी, स्टूडेंट स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम अब्दुल्ला। उसके बाद है हाफिज। आप लोग के एग्जाम्स कब से हो रहे हैं?
15 और 16 से मैम तक तो कंफर्म नेक्स्ट मंथ की 15 और 16 तक सकते हैं। नेक्स्ट में जून जुलाई में। जी मैम। अच्छा, और जून में किसके स्टार्ट हो रहे हैं? फाइनल ईयर्स के मैम। अच्छा, फाइनल ईयर के जून में स्टार्ट हो रहे हैं, सही। ओके। अच्छा बेटे, वैसे हमारी थोड़ी सी डिस्कशन रहती है, लेकिन आई थिंक कि अब आज हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थोड़ा सा रह गया हमारा ये थर्ड मॉड्यूल, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में ना वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। और कोई आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें, अदरवाइज फिर हम इसको वाइंड अप करें। मैम एक क्वेश्चन है, फिर हाँ जी। डिसऑर्डर बिहेवियर सॉरी तो क्या बेटे, आप कौन से ना इफेक्ट होते हैं, तो फिर ये कि ये आवाज़ ना थोड़ी कट कट के आ रही है, थोड़ा रिपीट करेंगे आप जरा दोबारा? मैम ये जो मेंटल डिसऑर्डर बिहेवियर है, फिर ये न्यूरॉन्स किसी न किसी चीज से इफेक्ट होंगे तो फिर ही होगा ना, क्योंकि न्यूरॉन्स जो हैं वो तो मैसेज कन्वे करते हैं ना। अच्छा, मेंटल आप कह रहे हो कि इलनेस की रीजन क्या क्या हो सकती है, या मेंटल रिटार्डेशन की रीजन क्या क्या हो सकती है, यही आप पूछ रहे हो ना? मैम मेंटल डिसऑर्डर में न्यूरॉन्स इफेक्ट होते हैं क्या, ये क्वेश्चन था। ओके ओके, ठीक है। अच्छा बेटे, इसकी ना डिफरेंट रीजन हो सकती हैं, जैसे ब्रेन केमिस्ट्री, ठीक है, या ब्रेन एरिया का डैमेज होना, ये दोनों रीजन हो सकती हैं, ठीक है। और ब्रेन केमिस्ट्री और ब्रेन एरिया का डैमेज होना की भी फर्दर दो रीजन हो सकती हैं। एक तो बाय बर्थ हो सकती है खुदा नास्ता, या आफ्टर बर्थ किसी किस्म की कोई इंजरी या कोई ट्रॉमा, ठीक है, या किसी ड्रग का यूज, इस तरह की रीजन हो सकती हैं, ठीक है। मैम एज के साथ भी ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये वीक होते जाते हैं। एक हेल्दी बॉडी जो है उसमें ब्रेन भी मतलब अपना प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। बिल्कुल बेटे, जैसे अच्छा पहले ये स्ट्रॉन्ग होते हैं आस्ता आस्ता, ठीक है, एक खास एज तक ना ये न्यूरॉन डेवलप होते रहते हैं, हमारे बनते रहते हैं ये, और आस्ता आस्ता फिर इनका डिके स्टार्ट हो जाता है। ये हम कहाँ पर पढ़ेंगे इनको, वैसे मैंने मुश्किल ही था ये पढ़ाना, लेकिन हाँ बिल्कुल ऐसा होता है कि आस्ता आस्ता इनका डिके स्टार्ट हो जाता है। और फिर यही वजह है कि अभी आपको चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त याद हैं, लेकिन अगर आपके घर में कोई ओल्ड एडल्ट मौजूद है जो कि अबव 60 है या 70 है, तो उसको मेमोरी के थोड़े इश्यूज हैं, ऐसा होता है ना? जी मैम, ऐसा होता हो जाती हैं, ठीक है, नाम किसी का भूल जाएगा खुदा न खास्ता, किसी का चेहरा भूल जाएगा, चीज़ कहाँ पर रखी थी वो भूल जाएगी। तो बेटे बेसिकली इसी वजह से होता है कि जो है वो डिके स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल डिके होता है ओवर द टाइम पीरियड। और ये जो हमने मेमोरी लॉस पढ़ा है ना डिफरेंट, उसकी वजह से क्या नाम है, ड्रग्स की वजह से, तो उसमें भी फिर न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, भले ही फिर जैसी मर्जी एज हो, ज़रूरी उसके लिए ओल्ड एज का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये सारी डिस्कशन यहाँ कहीं ज़रूर आत करने की हुई होगी। ब्रेन प्लास्टिसिटी वाले उसमें की होगी, बिल्कुल की होगी। अच्छा चलिए ठीक है बेटे, हम यहाँ पर इसको वाइंड अप करते हैं लेक्चर को, और नेक्स्ट जो है ना हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और फिर ऑटोनॉमिक सिस्टम को हम जो है फर्दर डिस्कस करके अगला अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। और मीन वाइल में आप लोगों को भेजूंगी